कल अपन ने एक क्वेश्चन की सहायता से ये समझा कि संगठित चिट्ठा या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाते हैं, और उसके बाद नियंत्रण की लागत तथा ख्याति के गणना की प्रक्रिया समझी। आज कुछ फॉर्मेट्स की सहायता से अपन ये ज्ञात करेंगे कि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो अपन को नियंत्रण की लागत ज्ञात करने में सहायक सिद्ध होती है, उनकी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। यदि आपको प्रश्न में चालू वर्ष में कमाया गया लाभ स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ हो, तो ऐसी दशा में मेमोरेंडम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर चालू वर्ष का लाभ ज्ञात किया जाता है, ताकि उस लाभ में यदि कोई अंश खरीदने की अवधि से पूर्व का लाभ शामिल है तो वो कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा और बाद का रेवेन्यू प्रॉफिट, ताकि उनका बंटवारा सही तरीके से हो सके। आपकी स्क्रीन पर मेमोरेंडम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि लाभ हानि खाता जब अपन बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले यदि लाभ हानि खाते का बैलेंस दिया हुआ है और कुछ नहीं लिखा है तो उसका क्रेडिट बैलेंस ही माना जाता है, बाई बैलेंस बीडी लिखा जाता है। और यदि सूचना में स्पष्ट डेबिट बैलेंस लिख दिया है तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। फॉर्मेट में सूचना के अभाव में बाई बैलेंस बीडी राइट हैंड साइड में सबसे पहले लिखा है। उसके बाद प्रश्न में देखेंगे आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने के बारे में सूचनाएं दी हुई है, इंटरिम डिविडेंड के बारे में सूचनाएं दी हुई है, रिजर्व इत्यादि में ट्रांसफर करने के बारे में सूचनाएं दी हुई है जो करंट ईयर में हुए हैं, तो उनको मेमोरेंडम स्टेटमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। आप जानते हैं क्योंकि फाइनल अकाउंट में हम पढ़ चुके हैं, चालू वर्ष में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो गत वर्ष का होता है। तो इसमें सबसे पहला आइटम टू डिविडेंड ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर लिखा है। जो गत वर्ष का डिविडेंड है वो गत वर्ष की बहियां बंद होने के बाद कंपनी की ऑडिट होती है। ऑडिट हो जाने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में उसे डिक्लेयर किया जाता है, इसलिए ये करंट ईयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए लाभ हानि खाते का जो विवरण है उसमें डेबिट साइड में इसको ट्रांसफर बाद में कर दिया जाता है। यदि चालू वर्ष में चालू वर्ष से संबंधित कोई लाभांश बांटा जाता है तो उसको अपन डिविडेंड नहीं कहकर इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, अंतरिम लाभांश। ये भी यहां डेबिट साइड में लिखा हुआ है। संचालकों ने कोई राशि चालू वर्ष में किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर की है तो उस रिजर्व का नाम लिख के ट्रांसफर टू रिजर्व लिख दिया जाता है। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ हो, लाइबिलिटी साइड में है तो इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस सीडी लिख दिया जाएगा, जो नीचे आप यहां लिख लेना। क्रेडिट साइड की और डेबिट साइड की जोड़ें समान होती है तो डेबिट साइड में ये चारों ही आइटम लिख के जोड़ लगा दी जाएगी, टू बैलेंस सीडी चौथा आइटम हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में ओपनिंग बैलेंस है तो टोटल में से ओपनिंग बैलेंस घटा लेंगे तो करंट ईयर का बैलेंसिंग फिगर ज्ञात हो जाएगा कि भाई करंट ईयर में प्रॉफिट कितना कमाया गया है। इसके बाद मेमोरेंडम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पूरा हो जाएगा। देन दूसरी चीज अपन सीखेंगे एनालिसिस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। जैसा कि हम जानते हैं
कि सहायक कंपनी के अंश सूत्रधारी कंपनी द्वारा खरीदे जाते हैं और जिस टाइम उसके पास सहायक कंपनी की 50% से अधिक अंश पूंजी खरीद ली जाती है, उस समय वो होल्डिंग बन जाती है। तो जिस टाइम वो होल्डिंग बनी है उस टाइम के पहले के प्रॉफिट्स पूंजीगत लाभ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं और उस अवधि से आगे के लाभ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं, आगमगत लाभ होते हैं। तो इस टेबल में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का है जहां डिटेल लिखी हुई होगी कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं। दूसरा उन प्रॉफिट्स का अमाउंट कितना कितना वो टोटल प्रॉफिट्स में आ जाएगा प्रत्येक का। उसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है माइनॉरिटी शेयर उसका कॉलम आ जाएगा और लास्ट में 3 कॉलम शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी के बने हुए हैं क्योंकि होल्डिंग कंपनी के शेयर में 3 तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू रिजर्व। वो कॉलम बना दिए गए हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कौन कौन से माने जाते हैं। साल के शुरुआत का जो भी जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, वो प्री एक्विजिशन का होता है क्योंकि साल के शुरू में ही खरीद ले तो अभी वो तो ओपनिंग बैलेंस है। यदि साल के मध्य में खरीदे तो ओपनिंग बैलेंस तो प्री एक्विजिशन का होगा ही। इसके अलावा साल के शुरुआत से जिस दिन होल्डिंग बनी है उससे ठीक पूर्व की अवधि जितने भी अवधि का है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और जनरल रिजर्व अकाउंट में जो भी करंट ईयर में ट्रांसफर हुआ तो प्री एक्विजिशन की अवधि का रिजर्व की राशि प्री एक्विजिशन की हो जाएगी। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स के नाम से यहाँ जनरल रिजर्व करंट ईयर का लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर का लिखा हुआ है, वो है। इसी तरह से कोई संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन होल्डिंग कंपनी ने किया है जिस दिन वो होल्डिंग बनी तो पुनर्मूल्यांकन से या तो लाभ होता है या हानि होती है। लाभ होगा तो भी टोटल प्रॉफिट के कॉलम में जितना लाभ है वो लिख दिया जाएगा। अगर हानि होगी तो ब्रैकेट में या माइनस का निशान लगाकर लिख दिया जाएगा, फिर उसका बंटवारा होगा। इसी तरह से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में भी जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वो शेष जो कि अंश खरीदने की अवधि के बाद के हैं वो यहाँ लिख दिए जाएंगे टोटल प्रॉफिट के कॉलम में। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो भी टोटल प्रॉफिट्स हैं उनमें होल्डिंग कंपनी ने जितने परसेंट शेयर खरीद लिए वो तो होल्डिंग का शेयर है। बचा हुआ मतलब 100 में से जितने परसेंट होल्डिंग के पास है वो घटा लिए तो जो बच जाएंगे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास है, माइनॉरिटी शेयर। तो मान लो कि होल्डिंग ने 80% शेयर खरीदे तो माइनॉरिटी के पास होंगे 20%। जो प्रॉफिट का कॉलम है उसका 20% माइनॉरिटी के शेयर में निकाल के लिख देंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो टोटल प्रॉफिट है प्री एक्विजिशन का, प्री एक्विजिशन के जो भी अलग अलग नामों से प्रॉफिट दिए हुए हैं उनमें जितना होल्डिंग का शेयर है वो कैपिटल प्रॉफिट के अंतर्गत लिखा जाएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू रिजर्व में कुछ नहीं लिखा जाएगा, जो आपके राइट का निशान लगा हुआ है टेबल में। इसी तरह से पोस्ट एक्विजिशन में जो जनरल रिजर्व है वो माइनॉरिटी का जितना है उतना लिख देंगे और रेवेन्यू रिजर्व में वो राशि होल्डिंग के शेयर में लिखी जाएगी क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है, वो रिजर्व का हिस्सा है। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है उसमें होल्डिंग का हिस्सा है वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में लिखा जाएगा। ये निशान सही नहीं दिख रहा है, ये काटा लगा देना, यहाँ थोड़ा साफ काटा दिख नहीं रहा है, पेन नहीं चला होगा। रेवेन्यू प्रॉफिट में ही ये अमाउंट आएगा, रिजर्व में नहीं। इसके बाद
टोटल का कॉलम है, तो प्रत्येक कॉलम की टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर की टोटल, कैपिटल प्रॉफिट की टोटल, रेवेन्यू प्रॉफिट की टोटल और रेवेन्यू रिजर्व की टोटल, इन सब को जोड़ेंगे तो टोटल प्रॉफिट के बराबर राशि आ जाएगी। अब अपन अगला कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। अगले कैलकुलेशन में ख्याति और नियंत्रण की लागत की गणना डिस्कस करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल, ये एक ऐसी परिस्थिति की गणना समझाई हुई है जिसमें होल्डिंग कंपनी की बुक्स में कैपिटल रिजर्व है बहुत सारे, और जो अंश खरीदे गए हैं होल्डिंग कंपनी द्वारा उनमें गुडविल की राशि मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की राशि आ रही है और सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में गुडविल भी दी हुई है। तो सबसे पहले अपन, जैसा कि थ्योरी में समझा चुका हूं, कॉस्ट ऑफ शेयर्स एज पर होल्डिंग कंपनी बैलेंस शीट लिख देंगे, उसमें से लेस डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, मतलब होल्डिंग कंपनी ने जिस दिन शेयर खरीदे उसके पूर्व की अवधि का कोई लाभांश होल्डिंग कंपनी को प्राप्त हुआ है तो वो यहाँ घटा दिया जाएगा, जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में एक उदाहरण के माध्यम से समझा था, जिसमें एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स या शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। ये घटाने के बाद जो राशि आएगी उसको कहते हैं करेक्ट कॉस्ट ऑफ शेयर्स। इसमें से यदि शेयर फुल्ली पेड है तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी के जितने शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास है उन नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से गुणा करके घटा देंगे। यदि शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है तो पार्टली पेड है, तो जो भी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर है उसका गुणा करके यहाँ घटा लेंगे। जैसे ही करेक्ट कॉस्ट ऑफ शेयर्स में से ये फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू जो भी आपकी दी हुई है वो घटाने पर पीछे जो बचेगी उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की लागत। अब क्या है कि मैंने आपको कहा होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में पर्याप्त कैपिटल रिजर्व है, उसके अलावा एलोकेशन टेबल में भी कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है, परंतु फाइनल फिगर गुडविल नहीं आएगी, फाइनल फिगर कैपिटल रिजर्व ही आएगा, क्यों गुडविल की राशि कम बन रही है। तो ऐसी स्थिति में इस वर्किंग नोट में एड एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में जितनी गुडविल दी हुई वो भी यहाँ जोड़ देंगे और जो टोटल आएगा उसको शो करेंगे अपन गुडविल टू बी डिटेक्टेड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व में से घटाई जाने वाली गुडविल की राशि ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद अपन फाइनल बैलेंस निकालेंगे कैपिटल रिजर्व का। तो कैलकुलेशन ऑफ फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, उसमें सबसे पहले कैपिटल रिजर्व एग्जिस्टिंग इन होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जो कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है वो लिख देंगे, उसमें जोड़ देंगे शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। जो ऊपर आपने टेबल पढ़ी उसमें होल्डिंग कंपनी के शेयर में कैपिटल प्रॉफिट्स का मतलब अमाउंट का जो तीसरा कॉलम था, इस कॉलम में जो राशि आई है उसकी टोटल यहाँ लिख दी जाएगी, फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ये टोटल होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट्स हो गए। इसमें से लेस कर देंगे गुडविल एज पर अबव वर्किंग नोट। अबव वर्किंग नोट का मतलब है कि जो आपने यहाँ गुडविल निकाली थी या नीचे वाले वर्किंग नोट में जिसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सिडरी कंपनी की गुडविल को जोड़ने के बाद राशि आई थी वो यहाँ घटा ली जाएगी। अब फाइनल फिगर आएगा वो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। आपको यहाँ ये समझने की बात है
कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों ही कभी भी बैलेंस शीट में साथ साथ नहीं दिखाए जाते। जिसकी राशि ज़्यादा होती है उसमें से कम वाली राशि राइट ऑफ करके बची हुई राशि ही दिखाई जाती है। तो यहाँ होल्डिंग कंपनी का कैपिटल रिजर्व आ रहा है, इसका मतलब यही है, इसका अभिप्राय यही है कि होल्डिंग कंपनी की बुक्स में गुडविल नहीं है। अब अपन डिस्कस करेंगे सेकंड पोजीशन। यदि ये स्थिति नहीं है तो क्या होगी? वो होगी जिसमें फाइनल बैलेंस गुडविल का आता है।